प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रकरण है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। जैसा कि मुझे अभी तक ये महसूस हो रहा है कि जो वीडियो हैं उसे बहुत ही गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। जो इसमें अध्ययन सामग्री आप तक जो उपलब्ध करवाई जा रही है, उस अध्ययन सामग्री को आप अगर धैर्य से अगर देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक ये होने वाली है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि इस प्रकार से अध्ययन करना हमारे लिए नया अनुभव है। हमने अभी तक इस प्रकार का अध्ययन नहीं किया है। तो जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा उबाऊ हो रहा है तो पॉज का बटन दबाएं, रिलैक्स हों, थोड़ा सा पानी वानी मुंह पे मारें, वापस आ जाएं और फिर तसल्ली से वीडियो देखें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वीडियो चाहे कितने ही अच्छी तरीके से आप तक उपलब्ध हो, वह बोरिंग नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन आप इसको रुचिपूर्ण तरीके से जब आप इसको देखते हैं तो अध्ययन सामग्री कंटेंट को देखते हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएंगे। तो प्रकरण हम शुरू कर रहे हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का। देखिए, जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें यहाँ कुछ अनुच्छेदों को देखना होता है, जिनकी जानकारी मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। अनुच्छेद 74 हमें यहाँ पढ़ना है, अनुच्छेद 75 हमें यहाँ पढ़ना है। एक बीच में एक अनुच्छेद आता है, हालांकि ये प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है, अनुच्छेद 76 हमें यहाँ पढ़ना है। और फिर अनुच्छेद 77 हमें पढ़ना है और एक अनुच्छेद हमें लास्ट में अनुच्छेद 78 भी पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमें ये अनुच्छेद यहाँ पढ़ने हैं। मैंने बताया कि अनुच्छेद 76 का संबंध प्रधानमंत्री से हालांकि नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 76 में आपको पता है महान्यायवादी पद का उल्लेख है, महान्यायवादी। लेकिन फिर भी इस संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए महान्यायवादी का उल्लेख हम यहाँ कर लेंगे। लेकिन मुख्यतः यहाँ अनुच्छेद जो पढ़ने वाले हैं वो 74, 75 और 78 ये तीन ही हैं। अनुच्छेद 77 भी प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार इस अनुच्छेद में दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा कार्य संचालन के नियम बनाए जा सकते हैं। जो कार्य संचालन है, भारत संघ के प्रशासनिक कार्यों का जो संचालन है, कार्य संचालन के नियम या नियमावली तैयार करना राष्ट्रपति का काम है। मंत्री परिषद जो प्रशासनिक एक प्रकार से हमारे मंत्रियों के जो समूह के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उन विभागों में, उन मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करने के लिए जो कार्य संचालन के नियम होंगे, जो संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी कार्यों को सरलता प्रदान करेगा, उसका उल्लेख यहाँ आर्टिकल 77 में किया गया है। तो हम तीन मुख्यतः अनुच्छेद और दो अन्य अनुच्छेदों को यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु मंत्री परिषद, सलाह देने हेतु मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद का यहाँ उल्लेख हो जाता है अनुच्छेद 74 में। और क्या राष्ट्रपति को इनकी सलाह मानना, सलाह जो है अनिवार्य है या नहीं, उसका उल्लेख भी यही है। सलाह की अनिवार्यता, उसकी हम बात करेंगे। और इसमें 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 से क्या किया गया और 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 से इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ, उसका भी हमें अध्ययन करना है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के संदर्भ में उपबंध है, मंत्रियों के संबंध में उपबंध। मंत्री जो परिषद है या मंत्रियों के बारे में जो उपबंध हैं, उनका उल्लेख, मंत्रियों के संबंध में उपबंध जो हैं उनका उल्लेख यहाँ किया गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो विधि अधिकारी है महान्यायवादी। उसके बाद में मैंने आपको बताया कार्य संचालन के नियम। तो कार्य संचालन के नियम के अंतर्गत, कार्य संचालन के नियम के अंतर्गत अनुच्छेद 77 की जानकारी हमें यहाँ लेनी है। और उसके उपरांत अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को लेकर जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 78। तो इस प्रकार से हमें आज जो
पढ़ना है उस प्रकरण में अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, 76, 77 और 78 का हमें यहाँ उल्लेख करना है। अनुच्छेद 74 में मैंने बताया आपको राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कनेक्टिविटी क्या है, क्या कार्य किस प्रकार, उसका उल्लेख है। 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध का उल्लेख है और 76 में महान्यायवादी जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 77 में राष्ट्रपति के कार्य संचालन की नियमावली तैयार करना, राष्ट्रपति द्वारा कार्य संचालन की नियमावली जो संघ सरकार के कार्यों को सरलता प्रदान करे, उसका उल्लेख 77 में है। और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के पद के कर्तव्यों का उल्लेख है। एकमात्र अनुच्छेद अनुच्छेद 78 एकमात्र अनुच्छेद है जहां प्रधानमंत्री के पद के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से हमें ये अनुच्छेद आज पढ़ने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 से। तो अनुच्छेद 74 में मैंने बताया आपको राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु, राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु, क्योंकि आपको ध्यान है राष्ट्रपति सलाह अनुसार कार्य करते हैं और सलाह देने का कार्य, सलाह देने हेतु मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का मुखिया, और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा इसका उल्लेख यहाँ है। और मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। प्रमुख कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। तो स्पष्ट है, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि हम जब अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति पढ़ते हैं और मैंने आपको कहा था कि इसमें लिखे हुए अधीनस्थ पदाधिकारी जो शब्दावली है उसका अर्थ हमें आर्टिकल 74 में मिलता है, अनुच्छेद 74 में मिलता है। तो यहाँ मिल गया राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु कौन होगा? सलाह। देखिए शब्द ध्यान रखना है, सलाह देता है। कौन देता है? तो मंत्री परिषद देती है। सलाह कौन देता है? मंत्री परिषद देता है। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? तब हमें इसकी जानकारी मिलती है कि प्रधानमंत्री होता है। कहने का मतलब मंत्री परिषद की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री इसमें इंक्लूड है, इसमें सम्मिलित है। जब हम कहते हैं कि मंत्री परिषद की सलाह तो प्रधानमंत्री उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कहाँ स्पष्ट किया गया है कि मंत्री परिषद का मुखिया या प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं? तो अनुच्छेद 74 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके उपरांत इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है, राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है ये गोपनीय है। क्या सलाह दी गई है ये क्या है? गोपनीय है। इस आधार पर कि मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी गई है उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो। अगर हम किसी न्यायालय में भी जाते हैं तो न्यायालय भी इस प्रकार की सुनवाई नहीं कर सकता या पूछताछ नहीं कर सकता कि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी थी। और अगर मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति ने कार्य किया है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मान लेने पर उत्तरदायी नहीं हो जाता। मतलब राष्ट्रपति सलाह जो राष्ट्रपति मान लेता है, अगर उस सलाह के मान लेने पर कुछ गलत हो गया है या यूँ मान लीजिए कि संविधान का उल्लंघन हो गया है कहीं, तो राष्ट्रपति उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने किसकी सलाह मानी? मंत्री परिषद की सलाह मानी। अब उस कार्य के लिए जवाब देना पड़ेगा मंत्री परिषद को। इसे उत्तरदायी शासन व्यवस्था कहते हैं, इसे संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो राष्ट्रपति को क्या सलाह दी गई है या क्या सलाह उन्हें किस मंत्री द्वारा क्या है सलाह या मंत्री परिषद द्वारा क्या सलाह है उसका यहाँ उल्लेख नहीं हो सकता। उसके बाद में हम कहते हैं कि क्या सलाह मानना अनिवार्य है। तो देखिए 3 स्थितियाँ आती है। एक स्थिति है 26 जनवरी 1950 की, मतलब मूल संविधान की। एक स्थिति है 42वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ 1976 में, और एक स्थिति है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में। देखिए क्या था इसमें लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति सलाह अनुसार कार्य करेंगे। राष्ट्रपति सलाह अनुसार कार्य करेंगे। यहाँ सबसे पहले अनुच्छेद 74 की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, क्या थी? तो राष्ट्रपति सलाह अनुसार कार्य करेंगे, ऐसा मूल संविधान में लिखा हुआ हमें मिलता है। 42वें संवैधानिक संशोधन में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इस समय ये कहा गया कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रपति सलाह मानने हेतु बाध्य होंगे। ये
बाध्यता कर दी गई 1976 में जब 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन में इसमें सुधार करते हुए ये कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार, देखिए एक बार का यहाँ मतलब क्या है, एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं और फिर पुनर्विचार हेतु लौटा देने के बाद में अगर प्रस्ताव दोबारा आ जाता है तो प्रस्ताव जो वापस आया है पुनर्विचार के पश्चात अब सलाह मानना अनिवार्य हो जाएगा। पुनर्विचार के बाद सलाह अनिवार्य है, बाद सलाह अनिवार्य है। तो इस प्रकार से 3 अलग अलग हमें यहाँ संशोधन दिखाई देते हैं। मूल संविधान में सिर्फ इतना लिख दिया कि राष्ट्रपति सलाह अनुसार कार्य करेंगे, फिर ये कहा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य होंगे, दोनों हाथ बांध दिए राष्ट्रपति के और कहा कि अब आपको सलाह के अनुसार ही कार्य करना है। फिर एक मोरारजी देसाई सरकार के समय फिर अमेंडमेंट हुआ और ये कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद में जो सलाह वापस आएगी वो सलाह मानना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद और मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री की बात कहता है। तो आपने देख लिया होगा, अब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 की, जहां से प्रश्न पूछा जाता है और हमें इस अनुच्छेद को अच्छी तरह से याद करना है। देखिए अनुच्छेद 75 में ये लिखा हुआ है मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों के बारे में उपबंध। जब हम कहते हैं कि मंत्रियों के बारे में उपबंध है तो प्रधानमंत्री इसमें सम्मिलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जब हम कहेंगे मंत्रियों के बारे में उपबंध तो प्रधानमंत्री इंक्लूड है। जब भी हम कोई भी बात यहाँ करेंगे तो प्रधानमंत्री पर वो बात लागू होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक प्रकार का मंत्री ही है, क्योंकि वह मंत्रियों का मुखिया है, इसलिए उसे प्रधानमंत्री कह दिया जाता है। अनुच्छेद 75 को याद करने के लिए आपको NRL SSV आपको ये एक फार्मूला याद रखना है। N 75(1) में क्या लिखा है, 75(2) में क्या लिखा है, 75(3) में क्या लिखा है, क्योंकि ये अनुच्छेद सब आर्टिकल के रूप में प्रश्नों में पूछा जाता है। 75(1), 75(2), 75(3), 75(4), 75(5) और 75(6). अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है नियुक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी। फिर R से है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का मतलब है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। फिर 75(3) में L से लोकसभा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, निम्न सदन लोकसभा है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और ये जो अनुच्छेद है जो उत्तरदायित्व तय करता है, इसे ही संसदीय व्यवस्था का आधार कहा जाता है। ये अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण है, इसी अनुच्छेद के कारण ये कहा जा सकता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका निम्न सदन जो जनता का सदन है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस 75(3) में लिखा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 75(4) में लिखा है, जब हम बात करते हैं शपथ, 75(4) में लिखा है मंत्रियों द्वारा शपथ, और शपथ 2 प्रकार की है, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ। देखिए ये अलग अलग 2 शपथ के प्रारूप हैं। पहले तो वह पद की शपथ लेते हैं, फिर गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और शपथ का उल्लेख कहाँ है, तो आपको भली भांति आप परिचित हैं, अनुसूची 3 में इसका उल्लेख है। कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति। कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति महोदय इन्हें शपथ दिलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 75(5) में फिर S। देखिए S और S 2 बार आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। पहले वह शपथ लेंगे, अब यहाँ पर पहले वह शपथ ले लेंगे, फिर आता है संसद का सदस्य होना। देखिए संसद सदस्य, S से संसद सदस्य भी जो मंत्री बन रहा है, क्या उसे संसद सदस्य होना अनिवार्य है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी अनिवार्यता नहीं है। 6 माह तक कोई भी भारत का नागरिक बिना संसद सदस्य हुए मंत्री, जब मैं मंत्री बोलता हूं तो प्रधानमंत्री
सम्मिलित है तो प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर अंदर दोनों सदनों में से, राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी। इसका मतलब 6 महीने तक तो कोई व्यक्ति, जैसे वर्तमान में आपको ध्यान है विदेश मंत्री एस जयशंकर की जब नियुक्ति हुई तब वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, या HD देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने 1996 में तब वह भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वह तो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। तो उन्हें जब प्रधानमंत्री बनाया गया फिर बाद में उन्होंने सदस्यता ली। तो इस प्रकार से 75(5) कहता है कि संसद की सदस्यता लेनी है 6 माह के अंदर अंदर। अगर संसद सदस्यता नहीं ले पाते हैं 6 माह में तो वह मंत्री पद से हटे हुए मान लिए जाएंगे, क्योंकि 6 माह के बाद वह पद पर बने नहीं रह पाएंगे। और फिर 75(6) में वी से वेतन, वेतन कौन तय करेगा? वेतन तय संसद करेगी, संसद तय करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री और मंत्रियों का वेतन संसद सदस्य के समान ही होता है। संसद के जो सदस्य हैं, संसद सदस्यों के समान वेतन है, सदस्यों के समान वेतन। उनका कोई भत्ता, जो भत्ते हैं वो उन्हें कुछ अधिक मिलते हैं, कार्यालय भत्ता है, दैनिक भत्ता है, उस प्रकार से थोड़ा सा वहाँ अंतर आ जाता है, लेकिन वेतन की व्यवस्था 75(6) में की गई है। तो अगर अब हम इस प्रकार से इसका अध्ययन करें तो हम बात कर सकते हैं, एक एक अनुच्छेद पे हम बात करते हैं। 75(1) नियुक्ति, इसमें लिखा हुआ है शब्द से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। अब प्रधानमंत्री कौन होगा? तो यह लोकसभा में जो बहुमत दल है, लोकसभा में जिस दल ने सर्वाधिक सीटें प्राप्त करके या 50% से ज़्यादा सीटें उसने प्राप्त कर ली है, ऐसी स्थिति में जब उसके पास बहुमत है तो बहुमत की स्थिति में वह बहुमत दल का नेता कहलाएगा। बहुमत दल के नेता को, हालांकि ये लिखा हुआ नहीं है 75(1) में कि बहुमत दल का नेता, इसमें सिर्फ इतना लिखा है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री नियुक्त किए जाएंगे। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। शब्द आता है नियुक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं होते। निर्वाचित होते हैं वो संसद सदस्य के रूप में, लेकिन जब वह प्रधानमंत्री या मंत्री बनते हैं तब उनकी नियुक्ति भारत संघ के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका उल्लेख 75(1) में किया गया है। तो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, संसदीय शासन व्यवस्था में यह अंतर्निहित गुण होता है कि बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। अगर किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए, सबसे बड़ा दल हो, गठबंधन दल हो, तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए वह बुला सकता है और उसकी नियुक्ति कर सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले संसद में या लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य नहीं होता। मान लीजिए किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को लगता है कि अमुक दल जो है वो बहुमत प्राप्त कर सकता है, तो उस दल के नेता को बुलाकर प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा और फिर उसे एक निश्चित समय दिया जाएगा कि आपको इतने समय में, हो सकता है 1 माह, 15 दिन, 13 दिन, 12 दिन, 10 दिन, तो एक निश्चित समय दिया जाएगा। उस निश्चित समय में उस प्रधानमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर वह बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में उन्हें त्यागपत्र देना होता है। फिर राष्ट्रपति अगर देखें किसी अन्य को मौका देना है, वह व्यक्ति बहुमत सिद्ध कर सकता है। बहुत सारे दल मिलकर गठबंधन बना लें और वह गठबंधन जो है बहुमत सिद्ध कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये काफ़ी बार हमारे भारत में इसको हमने देखा भी है। जब अटल जी का समय था, अटल जी का समय, HD देवेगौड़ा का समय, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जो 90 का दशक था, उसमें बहुत सारी घटनाएं हमें ऐसी देखने को मिली है। उस समय चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और फिर अपने उसके बाद में I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, और इस प्रकार से जो है प्रधानमंत्रियों के समय में राष्ट्रपतियों द्वारा स्वविवेक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में 75(1) में दो जो अनुच्छेद बाद में जोड़े गए, 75(1) क और 75(1) ख, ये बाद में अनुच्छेद जुड़े।
देखिए 75(1) का जो है वो 91/2003 द्वारा जुड़ा, इसे भी उसी समय 91/2003 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया। 75(1) क में जो ये आर्टिकल है, इसमें मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया और आकार निश्चित हुआ लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे, हाँ कम कितने भी हो सकते हैं, तो 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, ऐसी व्यवस्था 2003 में की गई। अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय सरकार थी। यह संवैधानिक संशोधन किया गया और मंत्रिपरिषद के अधिकतम आकार को निश्चित कर दिया गया। ये विधानसभा पर भी लागू होगा। उसके बाद में 75(1) ख में लिखा कि जो दल बदल का दोषी पाया जाएगा, उस दल बदल के दोषी जो व्यक्ति है उसे मंत्री का पद त्यागना पड़ेगा, उसे मंत्री पद पर वो नहीं रह सकता। तो दल बदल के दोषी व्यक्ति को मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था भी 75(1) ख में कर दी गई। तो 75(1) क ये महत्वपूर्ण है। कै की महत्वपूर्ण इस बात से इसको आप महत्वपूर्ण समझें कि इसमें मंत्री परिषद का जो आकार है वह निश्चित हुआ है और मंत्री परिषद का मूल संविधान में आकार निश्चित नहीं था। मंत्री परिषद का आकार अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो मैंने कहा लोकसभा की कुल संख्या के अधिकतम 15%। फिर हम बात करते हैं 75(2) की। जब 75(2) है और मैंने कहा कि मंत्री जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, और मैंने कहा था कि भारत संविधान में ऐसे कौन कौन से पद हैं जहां राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होना आवश्यक है, तो मैंने वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति में आपको बताया था नियुक्तियों में। आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक कि राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में इस दल या इस सरकार का जो है बहुमत बना हुआ है, तब तक राष्ट्रपति का प्रसाद बना रहेगा। जैसे ही राष्ट्रपति को यह प्रतीत होगा कि वर्तमान सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी है, तब वह उस सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। और ये भी कहा गया इसमें कि मंत्री जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होने के साथ साथ मंत्री व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। 75(3) में हम बात कर चुके हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कहाँ कही गई है, वो 75(3) में है। सिर्फ इसमें इतना ही लिखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर एक मंत्री कोई गलती करता है तो उस मंत्री के उस गलती करने से समस्त मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव वह आधार है जिस आधार से सरकार को समय से पहले हटाया जा सकता है। अब मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा कर दूं। अविश्वास प्रस्ताव, देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष के 50 सदस्य, न्यूनतम 50 सदस्य ऐसा प्रस्ताव लेकर लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं और लोकसभा द्वारा अगर यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। सरकार को समय से पहले हटाने का संविधान द्वारा निर्धारित एकमात्र आधार है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव 50 सदस्य विपक्ष कर लेकर आएंगे। लोकसभा में अगर यह पारित हो गया साधारण बहुमत से तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा। ऐसी स्थिति जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व कहलाती है, क्योंकि एक मंत्री की गलती से अविश्वास प्रस्ताव आया और समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ा। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मंत्री परिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री के अस्तित्व पर निर्भर है। प्रधानमंत्री की अगर किसी समय मान लीजिए प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं, प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दें या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में समस्त मंत्री परिषद विघटित हो जाएगी। प्रधानमंत्री उस जहाज का मल्लाह है जो जहाज मंत्री परिषद के रूप में है। अगर वो मल्लाह डूब गया, कहने का मतलब अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद रूपी संपूर्ण जहाज डूब जाएगा। रैमजे म्योर जो ब्रिटिश विद्वान है उनका ये कहना है कि मंत्री परिषद में समस्त मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ये सामूहिकता का सिद्धांत है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। इसके बाद में हम बात करते हैं शपथ की। 2 प्रकार की शपथ लेते हैं। शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में है। शपथ इन्हें राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
राष्ट्रपति द्वारा शपथ जब इन्हें दिलाई जाएगी तो पहले शपथ होगी पद की, फिर उसके बाद में होगी गोपनीयता की। गोपनीयता का मतलब होता है संघ के मंत्री के रूप में जो भी बातें उनके सामने लाई जाएंगी, जब तक कि यह अपेक्षा ना हो कि उसे प्रकाश में लाया जाना है या उसे पब्लिकली करना है, तब तक वह उसे पब्लिकली नहीं करेंगे, इसे गोपनीय बनाए रखेंगे। अनुसूची 3 में प्रारूप है, राष्ट्रपति शपथ दिला देते हैं, ये बात का हमने उल्लेख कर लिया। 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति। 2 में राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होना। 3 में मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी। 4 में शपथ, पद और गोपनीयता की, अनुसूची 3 में प्रारूप है। 5 में मैंने बताया आपको, मान लीजिए मोदी जी की सरकार है और 2019 में चुनाव उन्होंने जीता, और अगर वह सामान्य रूप से, देखिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता सामान्य रूप से क्या है, लोकसभा की योग्यता वह है 25 वर्ष और राज्यसभा की योग्यता है 30 वर्ष। तो इस प्रकार से न्यूनतम आयु की योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर इन योग्यताओं को रखता है तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा जब राष्ट्रपति को उस व्यक्ति के नाम की सलाह दी जाएगी तो व्यक्ति मंत्री नियुक्त हो जाएगा। उसके बाद में 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी होती है। इसका मतलब यहाँ एक बात स्पष्ट करने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बनाया जा सकता है, पहला क्वेश्चन है क्या वह मंत्री होगा, तो उत्तर होगा यस, हो सकता है। लेकिन कितने समय के लिए, तो हम कहेंगे अधिकतम 6 माह के लिए। फिर अगर वह सदस्यता ले लेता है तो बना रहेगा, अन्यथा उसको त्यागपत्र देना होगा। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, क्या बिना संसद सदस्य अगर कोई व्यक्ति मंत्री है तो संसद की चर्चा में भाग ले सकता है? यस, चर्चा में भाग ले सकता है। क्या वह मतदान कर सकता है? बिना संसद का सदस्य हुए क्या वह मंत्री मतदान कर सकता है? नहीं, मतदान नहीं कर सकेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर संसद सदस्य नहीं है और वह मंत्री है तो वह मतदान नहीं करेगा, लेकिन चर्चा में भाग लेगा। एक संघ के मंत्री के रूप में जो उसके विभाग है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न का वह जवाब देगा। चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा, दोनों ही सदनों में वह चर्चा में भाग ले सकेगा, लेकिन मतदान होते समय वह मत नहीं देगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और अब यहाँ अगर एक और बात मैं कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और वह लोकसभा में कार्यवाही में भाग ले रहा है तो क्या वह ऐसा कर सकता है? हाँ, लोकसभा की कार्यवाही में वो मंत्री के रूप में भाग ले सकता है, लेकिन मत देने के लिए वह लोकसभा में एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन राज्यसभा में जाकर वह मत दे सकता है, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में ही मत देगा। अगर वह लोकसभा का सदस्य नहीं है तो मत नहीं देगा, लेकिन चर्चा दोनों तरफ होगी, चर्चा में दोनों तरफ भाग लेगा, चर्चा भाग लेगा। मत अगर सदस्य राज्यसभा का है तो मत देगा, लोकसभा में चर्चा में भाग लेगा, सदस्य लोकसभा का नहीं है तो भाग सदस्य के रूप में मतदान नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बातें हैं, हमें यहाँ ध्यान रखनी होती है। फिर मैंने कहा कि संसद सदस्य नहीं है तो भी मंत्री हो सकता है, अवधि अधिकतम 6 माह है। और अगर कोई व्यक्ति मंत्री के पद पर है और उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाए, किसी भी कारण से संसद की उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, चाहे वह कारण 102 में या 103 में है, दल बदल है या निर्वाचन से संबंधित अयोग्यता है, अगर वह संसद का सदस्य नहीं रह जाता तो वह मंत्री नहीं रहेगा। ये बात खास है, ध्यान रखने वाली है। उसके बाद में मैंने कहा वेतन, 75(6) में क्या लिखा हुआ है? वेतन की व्यवस्था है 75(6) में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 76 की। अनुच्छेद 76 में मैंने आपको बताया महान्यायवादी है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति करते हैं। और क्या यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो मैंने आपको बताया था हाँ, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। यह भारत सरकार, संघ सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, बिल्कुल सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। जब इनकी नियुक्ति की जाती है तो इनमें यह देखा जाता है कि यह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं कि नहीं। न्यायाधीश बनने की इनमें योग्यता
बनने की योग्यता है कि नहीं। अगर उनमें योग्यता है तो उन्हें सर्वोच्च विधि अधिकारी के पद पर महान्यायवादी के रूप में, अटॉर्नी जनरल के रूप में उन्हें नियुक्ति दे दी जाती है। इसके अलावा ये कार्य क्या करते हैं, तो भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार का कोई मामला न्यायालय में चल रहा हो तो भारत सरकार की ओर से पैरवी करना या भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करना, वकील के रूप में, भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करना, ये इनका कार्य होता है। वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में, चाहे वह किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी मामला चल रहा हो, वो कहीं भी उस मामले की सुनवाई में भाग ले सकते हैं। महान्यायवादी बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, कार्यकाल निश्चित नहीं है, प्रसाद पर्यंत ये पद पर रहते हैं। इसके उपरांत हम बात करते हैं अनुच्छेद 77 की, कार्य संचालन के नियम की हमारी बात हुई थी। अनुच्छेद 77 कार्य संचालन के नियम। अच्छा, इसमें कार्य संचालन का मतलब है संघ सरकार के जो कार्य हैं उनको संचालित करने के लिए अगर नियम बनाने हैं तो वह नियम कौन बनाएगा, तो नियम राष्ट्रपति महोदय बनाएंगे। कार्य संचालन का मतलब है दो विभाग, दो मंत्रालय या विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। विभिन्न मंत्रालय हैं, जैसे मान लीजिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है और इधर से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है। सड़क जो है वो बनाई जानी है या सड़क को 6 लेन के रूप में चौड़ा किया जाना है, बढ़ाया जाना है, और इसके जो दोनों तरफ हैं वृक्ष लगे हुए हैं और वृक्ष की कटाई करनी पड़ेगी, वृक्ष काटने पड़ेंगे, तो वन मंत्रालय से उसकी परमिशन लेनी है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से उसकी जो है अनुमति लेनी है। तो इन दोनों विभागों के मध्य समन्वय होना जरूरी है। तो समन्वय के लिए कार्य संचालन के नियम होते हैं। तो ये नियम कौन बनाता है, राष्ट्रपति। और कार्य संचालन के नियम जो संघ सरकार है उनके कार्यों को सरल बनाती है। तो यह अनुच्छेद 77 में उल्लेखित है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 78 की। इसमें क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 78 में, बताइए। मैंने आपको बताया था, हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि आपको इतना लाभ तो हो ही रहा होगा कि अभी 20 मिनट पहले जो चीज़ पढ़ी है आपको याद है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इस चीज़ के लिए कि इसमें प्रधानमंत्री का कर्तव्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। यह एकमात्र अनुच्छेद है जहां प्रधानमंत्री पद के कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें क्या बात कही गई है, इसमें यह कहा गया है कि संघ के प्रशासन एवं विधायी सूचना, संघ की प्रशासनिक व विधायी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना, राष्ट्रपति को देना, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। प्रशासनिक और विधायी सूचना राष्ट्रपति को देना, यह है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। दूसरा, इसे दूसरी लाइन में ये लिखा है इस आर्टिकल में कि अगर राष्ट्रपति सूचना मांगे, अगर राष्ट्रपति कोई ऐसी सूचना मांगे जिसका संबंध प्रशासनिक व विधायी प्रक्रिया से हो तो वह सूचना उन्हें देनी है। दोनों में एक ही प्रकार की बात है। यहाँ प्रधानमंत्री स्वेच्छा से दे रहे हैं, यहाँ राष्ट्रपति अगर कोई सूचना चाहते हैं तो वह दी जा रही है। तीसरा है, किसी मंत्री की कोई बात मंत्री परिषद की बैठकों में रखा जाए, अगर ऐसी अपेक्षा राष्ट्रपति करते हैं तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य हो जाता है कि अमुक मंत्री की बात को मंत्री परिषद की बैठकों में जो है रखा जाना चाहिए। यह अनुच्छेद 78 में लिखा गया है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं मंत्री परिषद में मंत्री की बात रखी जाए। क्योंकि मैंने आपको 75(2) में कहा था कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं, और कोई मंत्री अगर मंत्री परिषद में उसकी बात नहीं रखी जा रही है तो वह मंत्री राष्ट्रपति से ये बात कह सकता है कि मेरी अमुक बात को मंत्री परिषद में नहीं रखने दिया जा रहा है। तो राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री उनकी बात को बैठक में रखवाएं। तो प्रशासनिक व विधायी सूचना संघ सरकार की और किसी मंत्री की बात को बैठक में रखवाना, ये अपेक्षा किए जाने पर ये कार्य करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य हो जाता है। ये इस टॉपिक में इतना ही है मैटर। लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र दामोदर दास जो मोदी जी हैं, इनकी सरकार तक इन विभिन्न प्रधानमंत्रियों की बात करना
एक बड़ा वीडियो हमारे द्वारा इसके लिए बनाया जाएगा। प्रत्येक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए गए हैं इसकी हम बात करेंगे, क्योंकि वह बात अगर हम यहाँ करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको उनकी खास बातें नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ इसके अतिरिक्त हमें क्या बात कर लेनी चाहिए उसकी हम बात करते हैं। मंत्रिपरिषद जब हम शब्द बोलते हैं तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है ये हमें सोच लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के 3 प्रकार हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला प्रकार जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री, क्या कहते हैं हम? कैबिनेट मंत्री। दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं राज्य मंत्री, क्या कहते हैं? राज्य मंत्री। और तीसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं उप मंत्री। तो इस प्रकार से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री 3 प्रकार के ये मंत्री होते हैं। और इन तीनों को जब हम सम्मिलित कर दें, तीनों को एक साथ हम जब सम्मिलित कर देंगे तो ये तीनों मंत्री एक साथ मंत्रिपरिषद कहलाते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को सामान्यतः मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। सामान्यतः क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल। और आपको पता है कि मंत्रिमंडल जो शब्द है उसका उल्लेख केवल और मात्र केवल अनुच्छेद 352 में किया गया है। और कब से किया गया है? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के बाद से। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग हो जाने के कारण मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख जो है वो 352 में किया गया। तो कैबिनेट मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री होते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय, जैसे रेल मंत्रालय, जैसे मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय जिसे हम शिक्षा मंत्री भी कह लेते हैं सामान्यतः। उसके बाद में विदेश मंत्री, उसके बाद में गृह मंत्री जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, दूसरे नंबर पर होते हैं प्रधानमंत्री, फिर गृह मंत्री, फिर रक्षा मंत्री। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं उन्हें मंत्रिमंडल कहा जाता है। यह लगभग 15 से 20 मंत्रियों का एक छोटा सा समूह होता है। उसके बाद में आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो हैं वह कैबिनेट मंत्रियों को सहायता देने हेतु नियुक्त किए जाते हैं। राज्य मंत्रियों की नियुक्ति कैबिनेट मंत्रियों की सहायता देने हेतु की जाती है। लेकिन इसमें एक अलग प्रकार भी होता है जिसको हम कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब स्वतंत्र प्रभार का कहने का मतलब है कि यह कैबिनेट मंत्री के लिए कार्य नहीं करते, यह कैबिनेट मंत्री के लिए कार्य नहीं करते, तो यह अपने विभाग के स्वयं मुखिया होते हैं और अपने विभाग की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। तो इस प्रकार से राज्य मंत्री सामान्यतः होते हैं वह कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए होते हैं। लेकिन इसकी एक और कड़ी है या एक और इसका प्रकार है जिसे हम कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार शब्द से ही पता चल रहा है कि यह कैबिनेट मंत्री के अंडर नहीं है, ये अपने विभाग के मुखिया हैं, स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। फिर होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री भी राज्य मंत्रियों या यूँ कह लीजिए कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए होते हैं और ये सहायतार्थ लगाए जाते हैं किसी बड़े विभाग में। जब कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, गृह मंत्रालय है, बड़ा विभाग है, उसमें सहायता देने के लिए उपमंत्री आदि की नियुक्ति की जाती है। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का उल्लेख तो आपको अनुच्छेद 74 में मिलेगा, विभिन्न जगहों पर मिलेगा। लेकिन मंत्रिमंडल जो कि मंत्रिपरिषद का एक प्रकार है, मंत्रिमंडल। तो अब अगर प्रश्न आता है कि मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार तय है, तो आप कहेंगे हाँ जी तय है। लोकसभा का अधिकतम 15%। वही प्रश्न आए कंफ्यूज करने के लिए मंत्रिमंडल का अधिकतम आकार क्या होता है, तब हम कहेंगे अधिकतम आकार इसका निर्धारित नहीं होता है। तो कंफ्यूज करता है इन शब्दों को प्रश्न के रूप में पूछकर। ध्यान रखना है परिषद जो काउंसिल है वो बड़ी है। तीनों प्रकार के मंत्री यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तीनों प्रकार के मंत्रियों को मिलाकर हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। और मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार 15% हो सकता है। मंत्रिमंडल में कितने मंत्री, राज्य मंत्री के रूप में कितने मंत्री, उप मंत्री के रूप में कितने मंत्री, ये तय नहीं है। ये तय करना प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व या उसकी शक्ति है। किस प्रकार का मंत्री किस प्रकार का होगा, किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय देना है, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है, किसे जो है कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसे उप मंत्री बनाना है, ये प्रधानमंत्री का क्षेत्राधिकार होता है। राष्ट्रपति केवल मंत्री नियुक्त कर देते हैं। फिर ये रक्षा मंत्री, ये वित्त मंत्री, ये विदेश मंत्री, ये तय करना प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है या प्रधानमंत्री का अधिकार है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके उपरांत जब हम बात करेंगे तो उसमें एक सामान्य से हम बात कर लेते हैं कि
संसदीय सचिव एक शब्दावली आती है, संसदीय सचिव। आप इस शब्दावली से अगर परिचित हैं तो मैं आपको बता दूं कि संसदीय सचिव जो हैं, संसदीय सचिव मंत्री परिषद का भाग नहीं होता, मंत्री परिषद के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। संसदीय सचिव मंत्री परिषद में नहीं है। इनकी नियुक्ति जो है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? ये प्रधानमंत्री करते हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। सचिव का मतलब ये नहीं है कि ये IAS ऑफिसर होते हैं। संसदीय सचिव का मतलब ये है कि होते तो ये राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों को ही जो है इसमें संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री, और ये कब तक रहेंगे पद पर, ये प्रधानमंत्री ही तय करेंगे। ये इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो प्रधानमंत्री ही दिलाएंगे। ये किसे, ये जो संसदीय सचिव त्याग पत्र देंगे तो किसे देंगे? प्रधानमंत्री को ही देंगे। तो समस्त उत्तरदायित्व यहाँ प्रधानमंत्री का है। ये मंत्री परिषद का भाग नहीं होते, लेकिन इन्हें मंत्री के रूप में मंत्री पद का दर्जा दिया जाता है। मंत्री को मिलने वाली सुविधाएं और मंत्री पद का जो है दर्जा इन्हें दिया जाता है। इन्हें अनुभव देने के लिए इन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी या संसदीय सचिव के रूप में इनको नियुक्ति दी जाती है। इसके बाद में हम बात करें कार्यवाहक प्रधानमंत्री। देखिए, संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री नाम का कोई पद नहीं है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद नहीं है, उप प्रधानमंत्री ये भी पद नहीं है। लेकिन इन दोनों ही पदों पर, चाहे वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो चाहे वह उप प्रधानमंत्री हो, दोनों ही पदों पर कार्य किया जा चुका है। देखिए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में श्री गुलजारी लाल नंदा का नाम आप जानते हैं। गुलजारी लाल नंदा ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, गुलजारी लाल नंदा, और 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये बने हैं। एक बार जब नेहरू जी की मृत्यु हुई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई, और 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। दोनों ही बार तुरंत जो है गुलजारी लाल नंदा जी को क्या बना दिया गया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। फिर जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपना बहुमत दल का नेता चुना, उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। जैसे 64 में जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु हुई, गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया। कुछ एक समय बाद में, एक आध महीने के बाद में जब नाम तय हो गया, तब जाकर LV शास्त्री, लाल बहादुर जी शास्त्री को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। फिर जब लाल बहादुर जी शास्त्री की मृत्यु 66 में हुई, फिर यही स्थिति आई और फिर गुलजारी लाल नंदा जी को कुछ समय के लिए कार्यवाहक बनाया गया, और फिर जब तय हो गया नाम, तो श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति दे दी गई। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जब यही स्थिति 1984 में श्रीमती गांधी जी की मृत्यु हुई, तब राष्ट्रपति थे श्री ज्ञानी जैल सिंह जी। तब उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दे दी थी। कार्यवाहक नहीं बनाया, इन्हें सीधे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दे दी, और बाद में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने इन्हें अपना बहुमत दल का नेतृत्व देने और उसकी चिट्ठी राष्ट्रपति के पास बाद में पहुंचाई थी। तो इस प्रकार से इस परंपरा का, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री परंपरा का जो खंडन है, वो 84 में हो गया था, यानी जैल सिंह जी द्वारा इसका खंडन कर दिया गया। और उप प्रधानमंत्री के रूप में आपको पता है, जब हम प्रारंभ की बात करते हैं, मोरारजी देसाई नेहरू जी की सरकार में उप प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार से उप प्रधानमंत्री, बहुत से व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बने हैं। अंतिम उप प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं, वो उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। और एक ही समय पर 2 उप प्रधानमंत्रियों का भी दौर रहा है, जो चौधरी चरण सिंह जी का समय था उस समय। तो उप प्रधानमंत्री और कार्यवाहक प्रधानमंत्री संवैधानिक शब्दावली नहीं है, ये केवल एक व्यवस्था है, एक परंपरा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब हम बात करें प्रधानमंत्री की शक्तियों की। तो देखिए, प्रधानमंत्री संसदीय शासन परंपरा के कारण सरकार का क्या होता है? मुखिया होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री जो है उसकी शक्तियाँ हम पढ़ रहे हैं, तो राजनीतिक प्रमुख सरकार का, या हम यूँ कह लें कि वास्तविक प्रमुख, वास्तविक शक्तियों का प्रमुख रूप से प्रयोग करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री है। फिर उसके बाद में नीति आयोग हो, राष्ट्रीय विकास परिषद हो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, फिर हम कहें कि अंतर्राज्यीय परिषद हो, अंतर्राज्यीय परिषद, फिर हम कहें राष्ट्रीय एकता परिषद हो, राष्ट्रीय एकता परिषद। इन सभी के पदेन सदस्य अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, जिसे हम पहले योजना आयोग कहते थे, पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष,
राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता परिषद के पदेन अध्यक्ष, ये जो पदेन अध्यक्ष हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। उसके साथ ही साथ कि मंत्रियों की नियुक्ति में सलाह देना राष्ट्रपति को, इनका काम है। कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, विभाग का आवंटन जो है इन्हीं का काम है। विभागों में किसी भी समय फेरबदल करना, किसी वित्त मंत्री को रक्षा मंत्री बना देना और रक्षा मंत्री को वित्त मंत्री बना देना, ये बिना राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। विभागों में फेरबदल करना या विभागों के स्तर में परिवर्तन कर देना, किसी कैबिनेट मंत्री को राज्य मंत्री बना देना और किसी राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री के रूप में बना देना, ये विभागों में परिवर्तन, स्तर में परिवर्तन या इस प्रकार के विभिन्न काम जो हैं, एक ही मंत्री को 3 से 4 से ज़्यादा विभाग दे देना, कितने विभाग दे देना, इस प्रकार से वो कर सकते हैं। तो समस्त अधिकार जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, इसलिए ये अधिकार उनके पास होते हैं। और प्रधानमंत्री स्वयं भी अपने पास विभाग रख सकते हैं, या जो भी विभाग नहीं बांटे गए हैं, जिनका कोई मंत्री नियुक्त नहीं हुआ है, वह स्वतः सेल्फ अंडरस्टूड है कि वह विभाग प्रधानमंत्री के पास है। तो प्रधानमंत्री उस विभाग के मंत्री के रूप में भी कार्य कर लेते हैं। इस प्रकार से विभिन्न शक्तियां वो अपने पास रखते हैं। किसी भी मंत्री को पद से बर्खास्त करना है, पद से बर्खास्त करना, इसके लिए वह राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, क्योंकि मंत्री को नियुक्त करना और उसे पद से बर्खास्त करना ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है, राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। लेकिन सलाह होती है प्रधानमंत्री की। सलाह किसकी होती है? प्रधानमंत्री की। इस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री अनेक शक्तियां वो रखते हैं अपने पास, जैसे मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन करना, किसी भी समय मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की बैठक बुला लेना, उस बैठक की अध्यक्षता करना, गंभीर मुद्दों पर बातचीत करना, वार्तालाप करना। जैसे आप वर्तमान में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोरोना काल में विभिन्न जो है मुख्यमंत्रियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक मुखिया के रूप में देश को लीड करना ये प्रधानमंत्री का कार्य है। संसद के अंदर वह सदन का नेता होता है, सदन का नेता वह होता है, और सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। यहाँ पर सदन का नेता का मतलब है सदन का नेता, और दूसरी बात है बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता, ये दो अलग अलग शब्दावली है, बहुमत दल का नेता और सदन का नेता। अब सदन का नेता का मतलब है यहाँ लोकसभा में सदन का नेता होने के लिए प्रधानमंत्री अगर लोकसभा का सदस्य है, प्रधानमंत्री अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो ही वह लोकसभा के नेता होते हैं। अन्यथा, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से एक के सदस्य तो वो होंगे ही होंगे, क्योंकि 6 माह से बाद में 6 माह के बाद में वह प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे अगर सदस्य नहीं बने। तो अगर वह लोकसभा के सदस्य हैं तो वह लोकसभा के नेता कहलाएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह लोकसभा के सदस्य हैं तो वो लोकसभा के नेता भी हैं। लेकिन जब हम मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं, मनमोहन सिंह जी के समय जब वह राज्यसभा के सदस्य थे तब वह राज्यसभा के नेता हुआ करते थे, और सदन के नेता या लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त कर दिया जाता है जब वह राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी द्वारा प्रणब मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता बना दिया गया था। तो अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य है तो वही सदन का नेता होता है, अन्यथा वह नियुक्त कर देता है। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुमत दल का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होगा, कि बहुमत दल का मतलब है जिस दल का लोकसभा में बहुमत है, लोकसभा में जिस पार्टी के पास 50% प्लस 1 से ज़्यादा सीटें हैं, उस दल के कारण, उस बहुमत के कारण एक व्यक्ति बहुमत दल का नेता होता है, उसे ही हम प्रधानमंत्री कहते हैं। और प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो सकता है। तो इसका मतलब सदन का नेता होने के लिए, लोकसभा का नेता होने के लिए लोकसभा सदस्य होना जरूरी है, लेकिन बहुमत दल का नेता होने के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। वह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको जैसा कि बताया कि हम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक जो खास बातें प्रधानमंत्रियों के समय में हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे। और अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि
प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अगर हम इनकी बात कर लेते हैं तो 75% प्रधानमंत्री का हिस्सा कवर हो जाएगा। इस पर जल्द ही बात करेंगे, समय मिलते ही। धन्यवाद।